नमस्कार, हम भारत के लोग आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आपके सरोकार और दिलचस्पी की खबरें लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। आज हम पूरे तरीके से बात करने वाले हैं विपक्ष की गठबंधन यानी INDIA की मुंबई में परसों होने वाली बैठक के बारे में। यह अब तक की तीसरी बैठक है और बताया जा रहा है कि अब तक की सबसे अहम बैठक होने जा रही है। तो सबसे पहले आज की हेडलाइंस। INDI की मुंबई में होने वाली बैठक को लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देंगे। किन मुद्दों पर बन सकती है सहमति, यह भी आपको हम बताने वाले हैं। बने रहिएगा मेरे साथ। दूसरी खबर होगी लालू प्रसाद यादव की, जिन्होंने मुंबई जाने के पहले आज ये घोषणा कर दी कि वो मोदी को हटाने के लिए मुंबई जा रहे हैं। और तीसरी खबर होगी INDI की बैठक में कुछ नए दलों को शामिल करने को लेकर मुंबई में सहमति बन सकती है। कौन से ये दल हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज शुरुआत करना चाहेंगे आज की सबसे अहम तस्वीर के साथ। ये तस्वीर आज की है। 3 दिन की छुट्टियां मनाकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज सुबह कश्मीर से वापस दिल्ली लौटे। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। अब ये दोनों व्यक्ति मां बेटे कल मुंबई जाएंगे और INDI की बैठक में शामिल होंगे, जिसका नाम इंडिया है, लेकिन बीजेपी के लोग इसको I.N.D.I.A. के नाम से पुकारते हैं। गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा था। तो बताते हैं आपको, इंडिया का जो काफिला जून के महीने में पटना से शुरू हुआ था, वो बेंगलुरु होते होते अब मुंबई पहुंच गया है। इस तीसरी बैठक को लेकर तरह तरह की खबरें आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन आज हम आपको पूरी विश्वसनीयता के साथ ये बताएंगे कि मुंबई में परसों और नरसों यानी 31 और 1 तारीख को क्या होने जा रहा है, कहां पर विपक्षी गठबंधन को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, वो मुद्दे भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि 23 जून को पटना की बैठक में तमाम विरोधी एक साथ एक मंच पर आए थे। तब तक इसका नाम इंडिया नहीं रखा गया था। विरोधी मैं इसलिए कह रहा हूं कि ममता और लेफ्ट एक साथ थे, केजरीवाल और कांग्रेस एक साथ बैठे थे, अखिलेश यादव और कांग्रेस ये लोग एक साथ एक जगह पर बैठे थे। ये काम नीतीश कुमार ने करके दिखाया था, आसान काम नहीं था। इसके बाद ये कारवा पहुंचता है बेंगलुरु में। ये कारवा आगे बढ़ा और एक नाम दिया गया बेंगलुरु की बैठक के साथ, जिसका नाम रखा गया इंडिया INDIA। और यह भी तय किया गया बेंगलुरु की बैठक में कि ज्यादातर सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार के सामने 2024 के चुनाव में विपक्ष अपना एक उम्मीदवार ही उतारेगा, यानी फेस ऑफ होगा, 1 to 1 का मुकाबला होगा। और यह भी तय हुआ कि दिल्ली में एक सचिवालय बनाया जाएगा और इस अलायंस का एक कन्वेनर बनाने के बारे में भी बेंगलुरु में घोषणा की गई थी। अब मुंबई में गाड़ियां पहुंची है। परसों ये बैठक होनी है। लालू और तेजस्वी निकल चुके हैं, लेकिन MVA में की अगुवाई में जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ अहम घोषणाएं होने जा रही हैं, वो आप जानना चाहेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती, जिनको हम प्यार से बाबा बुलाते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप देख पा रहे होंगे कुछ खास जानकारियां मनोरंजन भारती निकाल कर लाए हैं। वो मैं आपको पहले बता देता हूं कि आखिरकार मुंबई में क्या कुछ होने जा रहा है, और फिर मनोरंजन भारती के साथ डिटेल में बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर जो निकालकर मनोरंजन भारती हमारे लेकर आए वो ये है कि मुंबई में कोई चेहरे के नाम की घोषणा अभी नहीं होने जा रही है। दूसरी बड़ी जानकारी जो हमारे पास है वो ये कि अध्यक्ष चुने जाने पर, यानी इस अलायंस का अध्यक्ष चुने जाने पर चर्चा मुंबई में होगी, घोषणा होगी या नहीं होगी यह भी तय नहीं है। INDIA का कोई झंडा नहीं होगा। बहुत खबर आप पढ़ रहे होंगे कि झंडा हो सकता है, झंडा नहीं होगा, पर एक चिन्ह या लोगो जिसको आप कह सकते हैं वो शायद अनवील हो सकता है। इस लोगो में भारत के नक्शे को प्राथमिकता से दिखाया जाएगा। कोशिश यही होगी कि यह चिन्ह किसी एक पार्टी का न लगे, बल्कि पूरे इंडिया घटक का लगे, इंडिया अलायंस का लगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो हमको पता लगी है वो ये कि कुछ नए दल इस इंडिया में शामिल हो सकते हैं, खासकर वो दल जो महाराष्ट्र से आते हैं, जैसे कि PWP या स्वाभिमानी क्षेत्रकारी संगठन। ऐसी 3-4 छोटी पार्टियां हैं जिनको इंडिया अलायंस में शामिल मुंबई बैठक के दौरान किया जा सकता है। इंडिया नाम के जिक्र के साथ एक थीम सॉन्ग के रिलीज किए जाने की बात भी है, जो कि बाद में कैंपेन में, रैलियों में बजाया जाएगा। इंडिया अलायंस का सचिवालय बनाने की औपचारिक तौर पर घोषणा की जाएगी। यह सचिवालय जो हमारे पास जानकारी है वो दिल्ली में बन सकता है। इसका मुख्य काम सचिवालय का यह होगा कि जो पार्टियों के बीच आपस में अंतर विरोध है उस पर चर्चा कराना और उसका समाधान निकालने की कोशिश करना, ताकि आपस में लोगों के बीच में मतभेद ना दिखाई दे।
पूरा जोर यही रहेगा कि 2024 के चुनावों तक सबको एक साथ रहना भी है और एक साथ दिखना भी है। सचिवालय को चलाने के लिए बड़ी पार्टियों के 11 मेंबर्स को बनाकर एक कमेटी बनाई जाएगी। इसके साथ 3 सब ग्रुप की घोषणाएं की जाएगी, जो 6-6 मेंबर उसमें हो सकते हैं। जो हमारे पास जानकारी है वो ये कि ये सब ग्रुप्स रैलियों के बारे में, मैनिफेस्टो के बारे में और प्रचार सामग्री के बारे में मिलजुल कर काम करेंगे, ताकि एक साथ रणनीति के तौर पर बीजेपी का और एनडीए का मुकाबला किया जा सके। और सबसे बड़ी बात जो मुंबई में होने वाली है वो 1 वर्सेस 1 कॉन्टेस्ट, यानी एक सीट पर एक उम्मीदवार उतरे बीजेपी के उम्मीदवार के सामने, उसके बारे में सीट शेयरिंग कैसे होगी। तो यह तय हो रहा है कि राज्य में जो बड़ी पार्टी होगी उस पार्टी की अगुवाई में इस अलायंस को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल यूपी में 80 सीटें हैं और सपा वहां पर सबसे मजबूत पार्टी है, तो सपा, कांग्रेस और आरएलडी आपस में बैठकर तय करेंगे किसको कितनी सीटें देनी है। इसी तरीके से बिहार में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और जो बिहार की 1-2 छोटी पार्टियां इस अलायंस में, वो मिलकर तय करेंगे कि किसको कितनी सीटें देनी है। इसकी अगुवाई लालू और नीतीश मिलकर करने वाले हैं। बंगाल में ममता दीदी तय करेंगी किसको कितनी सीटों पर लड़ना है। यही काम जो सबसे बड़ा है वही सबसे टेढ़ा भी है कि आखिरकार कैसे ये सब कुछ होने जा रहा है। मेरे साथ, जैसे कि मैंने बताया, तमाम जानकारी लेकर मनोरंजन भारती हमारे साथ हैं। मनोरंजन जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, ये टेढ़ा काम कितना आसान हो पाएगा इस बार? नहीं, ये टेढ़ा काम है और ये काम इतना आसान नहीं है। सबसे पहले इतने लोगों को इतने दिनों तक इकट्ठा रहना, वो ही अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको मालूम है कि इनको साथ रहने की आदत है नहीं, क्योंकि इनके अपने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं स्टेट में। क्योंकि आपने कहा कि ये अलायंस जो है ये केवल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है, ये बात हमें साफ कर देनी चाहिए। ये इस अलायंस का विधानसभा के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में आप यदि सीट का बंटवारा करेंगे, जो एक कैंडिडेट खड़ा करने की बात हो रही है, उसमें कई रोड ब्लॉक आने हैं। अब आप यदि बात करते हैं, यदि आप मेरे पास ग्राफिक्स है, अगर आप कहें तो मैं दिखा देता हूं जिन जिन राज्यों में दिक्कत हो सकती है, जहां जहां पर अलायंस के भीतर भी दिक्कत है। सबसे बड़ा उदाहरण हम बिहार का लेना चाहेंगे, जहां खुद बाबा रहने वाले हैं। बिहार का दिलचस्प चुनाव था, आपको याद होगा 2000 पिछले लोकसभा चुनावों में जेडीयू एनडीए के साथ था। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी साथ मिलकर लड़ रहे थे। जेडीयू को 16 सीटें मिलती हैं और 21.81% वोट मिलता है, 81%। आरजेडी को एक भी लोकसभा सीट नहीं मिलती है, लेकिन उसको 15.36% वोट मिलता है। कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर एक सांसद कांग्रेस का जीतता है, लेकिन उसको 7.7% के आसपास वोट मिलता है। लेकिन ये कुल अगर आप इसको जोड़ लें इन घटक को, तो 44% से ऊपर ये वोट परसेंटेज निकल जाता है। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो जेडीयू के पास 43 विधायक आते हैं 15.39% वोट के साथ। आरजेडी के पास 23.11% वोट के साथ 75 विधायक जीत के आते हैं। यानी विधानसभा में आरजेडी बड़ी पार्टी बन गई और कांग्रेस का आंकड़ा 9.48 के साथ है, उसके पास 19 विधायक हैं। अब कैसे तय होगा मनोरंजन भारती? क्या मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जिन जगहों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी या आरजेडी के लिए सीटें छोड़ेंगी, वो वाली होगी जहां पर एनडीए के लोग हैं, जहां बीजेपी के लोग हैं? क्या नीतीश कुमार विनिंग सीट ही लड़ेंगे? निश्चित रूप से जब आप गठबंधन में बातचीत करने के लिए जाएंगे सीट लड़ने के लिए, तो आप तो अपना जो सीट जीते हुए हैं वो तो नहीं छोड़ना चाहेंगे। उस पे तो चर्चा होगी, क्योंकि आपके पास आंकड़े भी हैं। लेकिन अब बिहार में दिक्कत यह है कि जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, तो परसेंटेज को लेकर के आप वहां पर डिबेट कर सकते हैं। फिर परसेंटेज आएगा आपका विधानसभा का, तो आप कहेंगे नहीं, आप विधानसभा के अनुसार सीट बांटिए। तो उस अनुसार जो फॉर्मूला कहा जा रहा है कि 16-16, 17-17 सीटें जो है वो करीब का जो है, तो नीतीश कुमार कुछ विनिंग सीट छोड़ देंगे अपनी? जरूर छोड़ना पड़ेगा। कुछ ऐसी सीटें हैं जो वो छोड़ेंगे और दोनों बराबर की सीटें लड़ेंगी। कुछ सीटें जो है कांग्रेस और लेफ्ट के लिए छोड़ी जाएंगी। तो इस फॉर्मूला के तहत वहां पर बातचीत हो रही है और करीब करीब वहां पर सॉर्टेड है। और शायद साहब बिहार में मामला लगता है टेढ़ा है, लेकिन बिहार के जो नेता हैं इंडिया अलायंस के, वो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। आज तेजस्वी यादव, लालू यादव आज ही मुंबई पहुंच गए। लालू यादव का वहां चेकअप होना है। एयरपोर्ट पर पटना में क्या कहा, आइए सुनते हैं। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना है। आप बताइए, रात भर में एफिडेविट भी बदल दिया जाता है। यानी ये साफ दिखाता है कि बीजेपी डरी हुई है और कभी भी नहीं चाहते थे कि जातीय आधारित जो है गणना हो, जो कास्ट बेस्ड सर्वे जो बिहार के लोग करा रहे हैं।
नरेंद्र मोदी को हराने के लिए मुंबई जा रहे हैं लालू यादव ने पटना में इस बात को कहा। खैर आगे बढ़ता हूं, महाराष्ट्र पे आता हूं क्योंकि कई कई चीजों पे बात करनी है। बाबा, महाराष्ट्र का गठबंधन भी बहुत टेढ़ा है। पहले तो तीन ही पार्टी थी, अब वो 3 की 5 हो गई। केवल कांग्रेस में बंटवारा नहीं हुआ, शिवसेना टूट गई, एकनाथ शिंदे की अलग है, उद्धव ठाकरे की अलग है, एनसीपी टूट गई, अजीत पवार की अलग है, शरद पवार की अलग है। यहां पे कैसे होगा? बिहार की तरह यहां भी सारे गणित फेल हैं। कोई भी सेफोलॉजिस्ट जो है वो आपको बता नहीं सकता, क्योंकि हर पार्टी में 2 भाग हो गए हैं और वो पार्टियां रिकॉग्नाइज हुई नहीं है। तो यदि लोकसभा के आंकड़े के अनुसार जाएंगे तो लोकसभा में एक ही पार्टी के नाम से है। तो आप कह नहीं सकते कि किसके पास कितना वोट है। लेकिन आज यदि हम अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस जो है उसने अपनी पार्टी बचा के रखी है, वो सबसे बड़ी पार्टी है। अब सीटों का बंटवारा वहां पर उसी ढंग से किया जाएगा और मुझे लगता है कि एनसीपी को भी कंसीड करना होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि जो पुरानी शिवसेना है उन्होंने जो सीटें जीते हुई है, क्या मुंबई में वो कांग्रेस के लिए खाली करेंगे? हाँ, बिल्कुल। तो ये दिक्कत यहां भी आने वाली है, क्योंकि वो कहेंगे कि आखिरकार हमारे पास तो इतनी सीटें थी, भले ही मेरी पार्टी टूट गई हो, लेकिन हम वहां पर शिवसेना के सिंबल पर जीते थे। तो उद्धव ठाकरे वो सीट मांगेंगे, कांग्रेस कहेगी नहीं, हमें दीजिए। क्विक सवाल और बाबा पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप लगातार कवर करते हैं शरद पवार साहब को। कितना भरोसा पवार साहब पे आज ये इंडिया के अलायंस कर रहे हैं? क्योंकि सुबह वो कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। क्या उन पे शक है या उनको अपना मान के चल रही है अलायंस? नहीं, एक बात तो आपको कहना होगा, भले ही एक क्षेत्रीय दल की एक मेंटेलिटी होती है, वो केंद्र में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उससे वो बैड लेकर के नहीं रह सकते हैं। लेकिन एक क्रेडिट आपको शरद पवार को देना होगा कि कभी भी कागज पे शरद पवार ने आज तक अपने 50 साल के राजनीतिक करियर में कभी भी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया, भले ही परसेप्शन कुछ भी हो। इस बात को लेकर के जो खड़गे साहब बहुत उनको इज्जत करते हैं, उनको भरोसा करते हैं। और मुझे लगता है कि एक 80-80 साल के दोनों हैं, तो वो एक अलग इक्वेशन है और दोनों 24 घंटे का पॉलिटिशियन है, वो भी एक काम कर रहा है। कांग्रेस के नेता है नाना पटोले, उन्होंने इस गठबंधन को लेकर क्या कहा, ये सुनते हैं आज का ताजा बयान। मैंने कहा कि राहुल जी देश का प्रधानमंत्री बने, ये हमारी भावना है। तो इशू वो नहीं है, लेकिन हमारे पास कल तक जो बीजेपी हमेशा ये कहती थी कि इनके पास कौन कैंडिडेट है यार प्रधानमंत्री का, आज हमारे पास कैंडिडेट के लिए कमी नहीं है। अभी बीजेपी के पास कैंडिडेट की कमी है। राहुल गांधी को कह रहे हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा वो है। दिलचस्प बयान है ये भी। और क्या इंडिया अलायंस के सब नेता इसी तरीके से आपस में बयानबाजी करेंगे? खैर आगे बढ़ता हूं, एक और राज्य की ओर, पंजाब की बात करते हैं। पंजाब का मामला भी बहुत दिलचस्प है और वहां पर भी अलायंस करना आसान काम नहीं है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 40% वोट के साथ 8 सांसदों को जिता के लाती है। कुल 13 यहां पे सांसद बन सकते हैं, 8 कांग्रेस के हैं। आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 1 सांसद है और उसके पास 7.38% ही वोट है। लेकिन विधानसभा में परिस्थितियां बिल्कुल पलट जाती हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है, 22.98% वोट मिलते हैं और केवल 18 विधायक उसके पास रह जाते हैं। आम आदमी पार्टी को 42% वोट मिलते हैं और 92 विधायक उसके पास है। इसमें किसकी चलेगी बाबा? अब आप देख लीजिए, दोनों को मिलकर लड़ना होगा। यदि आप मिलकर नहीं लड़ोगे तो आप सीटें लूज करोगे। कांग्रेस को भी कंसीड करना होगा। यहां जो है 6-6 या 7-7 का फॉर्मूला होगा, 6 और 7 या 7 और 6। क्या ये जोड़ के देखेंगे? दिल्ली की भी 7, वहां की 13, चंडीगढ़ की 1। कोशिश तो यही है, लेकिन उसमें यह है कि कांग्रेस कितना कंसीड करने के लिए तैयार रहती है। फॉर्मूला तो अभी ये हो रहा है कि 7-6 वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़े और दिल्ली में 2 सीट जो है आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दे। और इसके बारे में ये कहा जा रहा है 2 या 4 या 3 की बात हो रही है, सॉरी, और 2 पर कहा जा रहा है कि शायद जीतने की स्थिति में होंगे यदि अच्छे से लड़े। लेकिन ये एक बहुत बड़ा बार्गेनिंग पॉइंट होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी फिर आपको गोवा में भी मांगेगी, आम आदमी पार्टी आपको गुजरात में मांगेगी, आम आदमी पार्टी राजस्थान और आपको मध्य प्रदेश में भी मांगेगी, लोकसभा सीटें मांगेगी और हरियाणा में भी मांगेगी, जो कि देने की बात हो रही है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि आम आदमी पार्टी से कोई भी जो गठबंधन का खुलासा जो होगा वो विधानसभा चुनाव के बाद होगा, यानी नवंबर के बाद होगा। चलिए, दिलचस्प आंकड़े हैं। एक आखिरी राज्य और रह जाता है जहां पे मल्टी लेवल कॉन्टेस्ट है, वो है बंगाल का।
बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, ममता बनर्जी ताकतवर नेता हैं। 43.3% वोट के साथ 19 के चुनाव में 22 सांसद ममता दीदी का जीत कर आए। कांग्रेस के 2 सांसद जीते 5.67 वोट के साथ, लेफ्ट के 6.33% वोट मिले, लेकिन सांसद एक भी नहीं है। अगर इसको सिंपल मैथ्स कर लें इन तीनों पार्टियों का तो 55% के ऊपर ये वोट परसेंटेज चला जाता है। अगर इसी तरीके से ममता बनर्जी अगर राज्यवार तरीके से डीलिंग होती है और ममता बनर्जी अगर 42 लोकसभा सीटों में से बाबा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या तय हो गया है कितनी कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा? बंगाल करीब करीब सॉर्टेड है। कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं और मालदा की एक और सीट पर कांग्रेस मजबूत है। मुझे लगता है कि 5 सीटें कांग्रेस को देने के लिए ममता बनर्जी ने करीब करीब हामी भर दी है। 1-2 सीट जो है वो लेफ्ट को भी देंगे। और अभी देख ली इन तीनों राज्यों का जो हमने बातचीत की थी, ये सारे विपक्ष के वोट इकट्ठा कर दें तो ये बहुत अच्छा करेंगे। चाहे बंगाल की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, तो ये जो पूरा इंडिया का खेल है ना, ये जो 48 सीट जो है महाराष्ट्र की, 42 सीट और 40 सीट बंगाल और बिहार की, यहीं पे सारा खेल है और यहीं पे आपको करना होगा। अभी उत्तर प्रदेश की हमने चर्चा नहीं की। बिल्कुल। और मनोरंजन भारती ने जो तमाम बातें की वो दरअसल बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिए है। हालांकि बीजेपी ने भी इस इंडिया गठबंधन का तोड़ निकाल दिया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था इंडिया के बारे में, वो भी यहां सुनाना बहुत जरूरी हो जाता है। बहानेबाजी कुछ भी करी हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि वोटिंग हो, क्योंकि वोटिंग होती तो ये घमंडिया गठबंधन की पोल खुल जाती। प्रधानमंत्री ने पहली बार घमंडिया किया और अब तो बीजेपी के और एनडीए के तमाम नेता इस इंडिया अलायंस को घमंडिया अलायंस और इसी तरीके से पुकारते हैं, इसी तरीके से बोलते हैं। लेकिन कौन कहां खड़ा है ये तो खैर 2024 के चुनाव में पता लगेगा। लेकिन एक जानकारी और दे दूं ब्रेक पे जाने के पहले। बाबा बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए। छोटी सी जानकारी ये कि ये पता लग रहा है कि जो चौथी बैठक होगी इस अलायंस की वो दिल्ली में होगी, नए सचिवालय का तब तक रूपरेखा तैयार हो जानी चाहिए और शायद वो 2 अक्टूबर के आसपास हो सकती है, जब महात्मा गांधी को की जन्मतिथि होती है। क्या होगा बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार जरूर रहिएगा मेरे साथ। वीडियो ऑफ द डे बहुत दिलचस्प है आज का।